हम वो नहीं जो लॉकडाउन में टाइम पास किया करते हैं। हम वो नहीं जो लॉकडाउन में टाइम पास किया करते हैं। हम वो है जो टीचिंग से प्यार किया करते हैं। आपका कमेंट आए या ना आए, आपका कमेंट आए या ना आए, लेकिन हम हर रोज आपके लिए एक नया वीडियो बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए प्रत्येक दिन मेहनत करता हूँ और आपसे बहुत सारी प्यार भी मिलती है, कमेंट भी आती है, बहुत मजा आता है। तो मैं आज एक बार फिर आपके लिए एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। जैसा कि आप अभी अभी मैट्रिक में अच्छा अंक ला करके उत्तीर्ण हुए हैं और मैं आपके लिए कल से क्लास स्टार्ट कर दिया हूँ 11th बायोलॉजी का। तो 11th बायोलॉजी में विज्ञान के विभिन्न जनकों के नाम याद किए हैं और मैं आपको लिखाया हूँ, जिसमें से कुछ याद भी होगा आपको। मैं आज माइंड को फ्रेश कर देता हूँ। तो आप बताइए, जीव विज्ञान के पिता फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? आप जानते होंगे तो अभी बताइए। अरस्तु को बोला जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु को। तो आपको याद है। इस प्रकार से मैं विभिन्न शाखाओं के जीव विज्ञान में जनक का नाम लिखा दिया हूं। इसे याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, मत नाम लीजिए। तो ठीक है, तो मैं आज जो बताने जा रहा हूं वो है, क्योंकि चैप्टर से ही संबंधित है। आप चैप्टर के नाम में नोट किए हैं द लिविंग वर्ल्ड। जीव जगत, इसे सजीव जगत भी बोल सकते हैं। कुछ बुक में देखे होंगे सजीव जगत लिखा होगा, तो मैं आपको दोनों लिख देता हूं, क्योंकि लिविंग का मतलब यहां पर जीव, सजीव से ही है। तो सजीव जगत में आपने कल इंट्रोडक्शन सिर्फ पढ़े थे, और लेकिन सजीव क्या है, व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज लिविंग थिंग्स, यह आपने नहीं पढ़ा। बच्चा क्लास में पढ़े होंगे सजीव निर्जीव के बारे में, तो आपको भली भांति एग्जाम्पल से पता चल जाएगा ये कौन सजीव है कौन निर्जीव है। मैं लिख दूं चेयर, तो यहाँ पर आप जानते होंगे बच्चा में बोलते थे नॉन लिविंग। चेयर क्या है? नॉन लिविंग है। मैन लिखता हूं तो आप लोग जानते हैं मैन जो है लिविंग है। बच्चे से ही पढ़ते आए हैं 1-2 क्लास, स्टैंडर्ड 1-2 से। उसी प्रकार से लाइन लिखता हूं तो आप जान जाते हैं यह लिविंग है। टेबल लिखता हूं तो आप जान जाते हैं नॉन लिविंग है। कोई डाउट नहीं है कि आप लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में परिचित नहीं है, यानी कि सभी लोग परिचित है लिविंग थिंग्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। तो मैं आपके लिए आज का वीडियो यही लेकर आया हूँ, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, क्योंकि आपका इस चैप्टर में यही चीज पढ़ना है। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले यह जानना है सजीव होता क्या है और इसे कैसे पहचाना जा सकता है। तो हम चलेंगे पहले डिफिनीशन पर, यानी कि डिफिनीशन जानना बहुत ही जरूरी है। तो व्हाट इज लिविंग, तो आपका एक क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज लिविंग। स्टूडेंट्स, आप कमेंट करना, क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से बता रहा हूं आपको। यदि हिंदी मीडियम वाले को इंग्लिश प्रॉब्लम है तो भी कमेंट में आप लिख सकते हो, तो मैं ज्यादा कोशिश करूंगा हिंदी में बताने का। और ये उम्मीद है कि दोनों मीडियम वाले को मेरा वीडियो पसंद आए, इसलिए मैं दोनों मीडियम से बता रहा हूँ। आपकी यदि इंग्लिश कमजोर है तो धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगा। थोड़ा धैर्य रखना होगा, पेशेंस रखना होगा। मुझे इंग्लिश सीखना है, क्योंकि इंटर के बाद आप साइंस करते हो, ग्रेजुएशन में तो आपको इंग्लिश में ही रिटर्न करना होगा क्वेश्चन आंसर। तो अभी से ही हैबिट बना लीजिए, क्योंकि अभी तो मैट्रिक पास किए हैं।
ठीक है, तो व्हाट इज लिविंग, चलते हैं। तो अनुमान से यदि बताया जाए लिविंग थिंग्स क्या है, तो लिविंग थिंग्स के बारे में बता सकते हैं वे जीव, वे वस्तुएं जो वृद्धि कर सकता है, श्वसन कर सकता है, जनन कर सकता है, जिसमें प्रचलन करने की प्रचलन होती है, वह क्या है, सजीव कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ प्रचलन शब्द आ जाता है, प्रचलन। प्रचलन का मतलब है वन प्लेस से दूसरा प्लेस पर जाते हैं, एक जगह से दूसरा जगह। तो यहाँ लिविंग थिंग्स में कुछ ऐसे हैं जो जिसमें प्रचलन नहीं होता है, जैसे कि प्लांट है आपका, प्लांट यानी पौधा, ये तो सजीव है लेकिन इसमें प्रचलन नहीं होता है। प्रचलन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सके इजीली किसी भी माध्यम से, तो प्रचलन कहलाता है। तो हमारा आंसर मिल गया, सजीव क्या है, व्हाट इज लिविंग। तो इसका आंसर हम इजीली बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, तो प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ जिसमें जनन, वृद्धि, विकास, अनुकूलन एवं संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है, उसे सजीव कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, प्रकृति में पाए जाने वाले वे सारे पदार्थ जिसमें जनन, वृद्धि, विकास, अनुकूलन, संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। और सजीवों में सबसे बड़ी ये खासियत होती है कि इसमें स्वयं को सुसंगठित करने की क्षमता होती है और प्रतिक्रिया करने की भी क्षमता होती है। जस्ट लाइक जैसे सुसंगठित करने का मतलब है, यदि आपका चोट फोट टूट हो गया है, फ्रैक्चर हो गया है, तो स्वयं ही ठीक हो जाता है कुछ दिनों में। घाव हो गया, फुंसी हो गया, वुंड्स हो गया है, या गिर के फ्रैक्चर हो जाता है, तो भी स्वतः ठीक हो जाती है। तो इसको बोलते हैं स्वयं को सुसंगठित होना। तो हमारे जो सजीव है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें यह क्षमता पाई जाती है। दूसरी ओर सबसे बड़ी बात है कि इसमें प्रतिक्रिया करने की भी क्षमता होती है। जस्ट लाइक यदि किसी को कुछ बोलते हो, मनुष्य है तो उसका रिएक्शन करता है, कोई जानवर भी है उसको टच करते हैं, छूते हैं, उसको डर होता है उस चीज से, तो वह प्रतिक्रिया करता है। जैसे कि एक पक्षी है, दाना चुग रही है, दाना खा रही है, और उसके पास जाते हैं, उसे डर होती है, उड़ के भाग जाती है। ये हुआ प्रतिक्रिया करना है। तो दोस्तों आप जान गए होंगे इसका आंसर, सजीव क्या है। दूसरी ओर जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स है वो भी समझ गए होंगे व्हाट इज लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स क्या है, तो ए लिविंग थिंग्स कैन मूव। तो हम बोल सकते हैं कि ए लिविंग थिंग्स कैन मूव। मूव का मतलब है कि एक सजीव जो है गति कर सकता है। ए लिविंग थिंग्स कैन मूव, यानी कि हम यहां से वहां जाते हैं तो मूव करना ही कहलाता है। उसी प्रकार से जो लिविंग थिंग्स होते हैं मूव कर सकता है। तो प्लांट तो मूव नहीं करता है लेकिन वह सजीव है, आपको बताएंगे, क्योंकि उसमें वृद्धि विकास भी होता है। तो इसका क्राइटेरिया याद करेंगे। और दूसरी ओर है ए लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, यानी कि एक लिविंग थिंग्स जो है ग्रो कर सकता है, यानी कि वृद्धि कर सकता है। यानी कि छोटा रहता है पौधा, जब अंकुरित होता है तब बीज अंकुरित होता है, छोटा पौधा होता है, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, फिर उसमें फल लगने लगते हैं। छोटे जन्म लेते हैं, बड़े हो जाते हैं, आज इतने बड़े हो गए। तो इस प्रकार से लिविंग थिंग्स जो होते हैं ग्रो करते हैं। दूसरी ओर है ए लिविंग थिंग्स कैन चेंज। लिविंग थिंग्स में जो है चेंज, परिवर्तन हो सकता है। यानी कि जैसा कि हम बच्चा में दिखते थे वैसा अभी नहीं दिख रहे हैं, और बुढ़ापा में फिर वैसा नहीं दिखेंगे, थोड़ा डिफरेंट हो जाएंगे, चेंजिंग हो जाएगा। यानी कि ए लिविंग थिंग्स कैन चेंज। ए लिविंग थिंग्स कैन मेक मोर ऑफ इट्स ओन काइंड, यानी कि कहने का मतलब है एक लिविंग थिंग्स जो होता है अपने जैसा संतान भी उत्पत्ति कर सकता है। इस प्रकार से वह रिप्रोडक्शन भी करता है। रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन। तो जो लिविंग थिंग्स होता है वह प्रजनन करता है। फ्रेंड्स आपको यह जानकर कोई ज्यादा बड़ा हैरानी नहीं होगी कि जितने भी सजीव है वह प्रजनन करता है। तो सभी सजीव प्रजनन करते हैं, इसीलिए उनका अस्तित्व अभी तक बरकरार है। जो हम देख रहे हैं यह लाखों वर्षों से चलते आ रहा है, प्रजनन होते आ रहा है, तभी हम उसको देख रहे हैं। इसीलिए सबसे बड़ी यही क्षमता है, किसी जीव को अस्तित्व में रहने के लिए उसको रिप्रोडक्शन करना अति आवश्यक है। तो अब हम रिटेन में लिख लेते हैं सजीव क्या है और व्हाट इज लिविंग थिंग्स। तो आप कॉपी कलम निकालिए और लिखना शुरू कर दीजिए।
तो लिखना ये है सजीव क्या है, व्हाट इज लिविंग। जैसा कि आपको आंसर बता दिए हैं, आप स्वयं भी लिख सकते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले वे सारे पदार्थ जिसमें जनन, वृद्धि, विकास, अनुकूलन एवं संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है उसे सजीव कहते हैं। तो हिंदी में लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आपने नोट कर लिए होंगे, प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ जिसमें वृद्धि मतलब छोटा से बड़ा, विकास डेवलपमेंट, श्वसन रेस्पिरेशन, प्रजनन रिप्रोडक्शन तथा संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है उसे सजीव कहते हैं। दूसरी ओर सजीव में स्वयं को सुसंगठित करने की क्षमता तथा प्रतिक्रिया करने की क्षमता पाया जाता है। तो ठीक है, और इसे अब हम इंग्लिश में किस प्रकार से लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हो कि ए लिविंग थिंग्स चलिए तो समझ लेते हैं। ए लिविंग थिंग्स कैन ग्रो का मतलब वृद्धि करना, छोटा से बड़ा होना। ए लिविंग थिंग्स कैन मूव, एक सजीव जो है मूव कर सकता है यहाँ से वहां, लेकिन प्लांट्स मूव नहीं करता है। फिर भी वो सजीव है क्योंकि उसमें रेस्पिरेशन होता है, वह फूड वाटर शेल्टर की उसको भी आवश्यकता होती है। ए लिविंग थिंग्स कैन चेंज, इसमें परिवर्तन होता है, यानी कि परिवर्तन देखने में पता चल जाएगा। जब कोई इंसान कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता है और जब वह पुनः आता है तो देखते हैं कि काफी चेंजिंग हो गया है, परिवर्तन। वहां पे ए लिविंग थिंग्स कैन चेंज बोल सकते हैं। ए लिविंग थिंग्स हैज नीड एयर वाटर फूड एंड शेल्टर। एक सजीव को क्या क्या आवश्यकता है, वह आवश्यकता है एयर, वाटर, फूड और शेल्टर का। सबसे बड़ी बात शेल्टर। तो हम भोजन पानी की व्यवस्था कर लेते हैं और वायु जो है वायुमंडल से मिल जाता है, लेकिन शेल्टर बनाना पड़ता है। खुद अपना शेल्टर खुद बनाते हैं और पक्षी लोग भी अपना, पक्षी सब बर्ड्स भी अपना शेल्टर बना लेते हैं। तो बहुत सारे एनिमल्स है जो शेल्टर बनाते हैं खुद को अपने रहने के लिए, और हम लोग भी अपना शेल्टर बनाते हैं कंक्रीट का या लकड़ी का। तो इस प्रकार से शेल्टर। और सबसे बड़ी बात है दे हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस, और उसमें जनन करने की क्षमता होती है। ठीक है, नोट कर लिए होंगे। अब हम समझते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। तो जैसा कि सजीव के बारे में अभी तक समझ गए होंगे, जस्ट उसका अपोजिट नॉन लिविंग थिंग्स होता है। आपके पास घर के आसपास आपके फैमिली में जो रोज के डेली का यूज का प्रोडक्ट है उसमें, तो हम परिभाषा से पता कर सकते हैं कि लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है। तो बुक उठा लेते हैं और देखते हैं इसमें ग्रो होता है कि नहीं। इसमें कोई वृद्धि नहीं होता है जब तक कि हम इसे चाहेंगे नहीं। तो ये ग्रो नहीं कर सकता है, इसलिए बुक जो है नॉन लिविंग थिंग्स है। क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। इस प्रकार से पेन है, तो डेली का यूज में यूज करते हैं, ये भी क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। लेकिन हम घर में जो है छोटे बच्चे को गोदी लेते हैं, वह क्या है? छोटा बच्चा क्या है? लिविंग थिंग्स है। इस प्रकार से हम क्या है? लिविंग थिंग्स है। समझ गए होंगे, क्योंकि मैं वृद्धि भी करता हूँ, विकास भी करता हूँ और स्पीकिंग भी करता हूँ। तो चलिए, तो आप सारी चीज जरूरी है। अब दूसरा नीड, आवश्यकता क्या होती है? सजीव को 3 चीज की आवश्यकता तो बहुत जरूरी है। क्या क्या चीज का? तो एयर, वाटर और फूड। एक चीज मिल गया तो सजीव जो है सजीव बना हुआ रहेगा, यानी कि लिविंग थिंग्स बना हुआ रहेगा। यानी कि लिविंग थिंग्स को 3 चीज बहुत नेसेसरी है, एयर, वाटर और फूड। और एक फोर्थ है जो शेल्टर है। आपको
शेल्टर भी आवश्यकता है, लेकिन नहीं भी मिलता है तो आप जीवित रह सकते हो कहीं भी रहकर। तो एयर, वाटर, फूड ए नेसेसरी है और शेल्टर। तो लेकिन जो निर्जीव है उसको ये सब चीज आवश्यकता नहीं होती है, एयर, वाटर और फूड की आवश्यकता नहीं होती है। तो इजीली आप पहचान सकते हो ये वह नॉन लिविंग है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाँ फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन एक उठता है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई लिविंग थिंग्स। कैसे पहचान सकते हैं। चलिए तो जानना चाहते हैं एकदम 3 स्टेप 1 स्टेप में कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई लिविंग थिंग्स। हम सजीव को कैसे पहचान सकते हैं, एकदम बिल्कुल ही इजी है। एयर, वाटर, फूड देखेंगे या सजीव है या निर्जीव। बुक देखेंगे, इसे एयर की आवश्यकता नहीं है, वाटर की आवश्यकता नहीं है, फूड की आवश्यकता नहीं है, तो बुक जो है क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। क्या है, नॉन लिविंग है। हो गया, समझ में आ गया होगा। अब लिखते हैं मैन। मैन को एयर की आवश्यकता है, वाटर की आवश्यकता है और फूड की भी आवश्यकता है। मैन जो है लिविंग थिंग्स है। क्या है, लिविंग है। उसी प्रकार से बॉयज, बॉय है, लड़का है, इसे एयर, वाटर और फूड दोनों तीनों चीज की आवश्यकता है, इसलिए यह लिविंग थिंग्स है। चेयर, चेयर को एयर, वाटर और फूड की आवश्यकता नहीं होती है, विदाउट एयर, वाटर और फूड के वह रह सकता है, इसलिए यह चेयर जो है नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव है। समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं, क्योंकि यह जो है इतना आसान क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम व्यतीत नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं सजीवों का गुण और अभिलक्षण के बारे में जानना है। सजीवों के क्या गुण है और अभिलक्षण क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जानते हैं सजीवों के गुण और अभिलक्षण क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो इसे पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तो क्वेश्चन पूछा जाता है। सजीवों के गुण लिखे, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे। तो इस प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि गुण, अभिलक्षण के बारे में जानना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, फटाफट नोट करना स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट, एवरी ऑर्गेनिज्म हैज इट्स ओन डिफिनिट शेप। एवरी ऑर्गेनिज्म हैज इट्स ओन डिफिनिट शेप, आकार। इसका मतलब है प्रत्येक सजीव को एक निश्चित आकार होती है। क्या होती है, आकार होती है। यानी कि देखते हैं, मनुष्य है, मनुष्य का एक अपना आकार है, उसे देखते ही जान जाते हैं मनुष्य है। दानव है, दानव का एक दूसरा ढंग है, तो कहते हैं दानव है। अब गाय, भैंस, बकरी, जो भी आपके आसपास जितने भी सजीव है, उसे देखते होंगे, सब भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। तो इसीलिए बोल सकते हैं जे एनी ऑर्गेनिज्म हैज डिफिनिट शेप। कोई भी ऑर्गेनिज्म का एक निश्चित शेप होता है। समझ में आ गया होगा, उसका साइज भी अलग होता है। तो इस प्रकार से दूसरा नोट करते हैं, द प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इन एनी ऑर्गेनिज्म। हाँ, कोई भी सजीव है तो उसका सजीव में क्या चीज से बना है, बॉडी क्या चीज से बना है, तो बॉडी जो है प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, यानी कि जीव द्रव्यों से बना है। यानी कि प्रत्येक सजीव में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। तो याद हो गया होगा, क्योंकि देखते हैं छोटा जीव है तो उसमें कम वजन है, बड़ा जीव है तो उसमें ज्यादा वजन है, वेट ज्यादा है, तो समझ जाते हैं। तो वेट है क्या, वो वेट क्या होता है, तो प्रोटोप्लाज्म होता है, जीव द्रव्य। यानी कि जो जीव द्रव्य है, जो सजीव में पाए वह पदार्थ है जिससे वह बना है, तो जिसके कारण से उसका वेट ज्यादा होता है, तो इसीलिए कहते हैं यह इतना केजी का, तो उसमें प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। दूसरी ओर फॉर एग्जाम्पल देख लीजिएगा, और सारे जीव, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई,
सबसे इंपॉर्टेंट, एकदम मिला देगा आपको क्वेश्चन। और देख लेना यह क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस पृथ्वी पर यानी कि जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? क्वेश्चन लिख लो। जीव मंडल में आंसर जानते हो नहीं जानते हो? तो जीव मंडल में, पूरा जीव मंडल में जहां पे भी जीव है, जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सनलाइट। क्या है? प्रकाश। तो ये आपका ही वीवीआई था। यदि सूर्य नहीं आएगा, सूर्य से प्रकाश नहीं आएगा, तो जीव मंडल में ऊर्जा किसी को नहीं मिलेगा, तो फिर जो है जीव मंडल ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए जब तक है सूरज चांद तभी तक है सारे जीव। इसीलिए सूर्य का प्रकाश का हमें अति आवश्यकता होती है। ठंडी के दिन में देखते हैं सूर्य प्रकाश यानी कि ठंडी के दिन में देखते हैं सूर्य कई दिनों तक बाहर निकलता ही नहीं है, तो तापमान कितना माइनस में चला जाता है, उतना माइनस में हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ऊर्जा जब मिलेगी सूर्य के प्रकाश से, तभी सारे जीव को भोजन उपलब्ध होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। यह है आपका सन। सूर्य से जो प्रकाश आती है वह सीधे ही पौधे पर, सूर्य से जो प्रकाश आती है सीधे ही पौधा उसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन तैयार करता है। यानी कि पौधा सबसे पहले सूर्य प्रकाश से भोजन बनाता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। और जो पौधा में एनर्जी आता है वह एनर्जी ग्लूकोज के रूप में होता है। सनलाइट जो है प्लांट पर आता है। अब प्लांट में कौन सा क्रिया होता है? तो फोटोसिंथेसिस। फ्रेंड्स, फोटोसिंथेसिस होता है प्रकाश संश्लेषण। चलता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है जिसमें एनर्जी सेव हो जाता है, और यह एनर्जी जंतुओं में जाता है, एनिमल्स में जाता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं सनलाइट से डायरेक्ट ऊर्जा मिलती है प्लांट को, किस क्रिया के द्वारा? तो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। और यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप जो एनर्जी स्टोर होता है वह स्टोर होता है ग्लूकोज के रूप में। यानी कि प्लांट में एनर्जी स्टोर होता है ग्लूकोज, और यह एनर्जी जो है एनिमल्स में जाते हैं, जंतुओं में जाते हैं। तो इस प्रकार से एनर्जी, सारे संसार में एनर्जी का जो है फ्लो होता है इस प्रकार से, प्लांट से एनिमल। अब मान लो एक जंगल का आहार श्रृंखला लेते हैं, फूड चेन पढ़े होंगे, उसमें फूड चेन में देखे होंगे घास है, खरगोश खाती है, खरगोश को फिर जो है गीदड़ मार के खा जाता है लोमड़ी, और लोमड़ी को फिर से। तो फूड चेन में आप इसमें क्या सीखे? फूड चेन में आप सीखे प्लांट है या ग्रास है, ग्रास को अनेक जीव खाते हैं। जैसे मान लो गोट, बकरी खाया, और गोट को कौन खाया?
तो इसे भी खाने वाला है। ये तो वेजिटेरियन है क्योंकि ये डायरेक्ट प्लांट या घास खाती है, और जो नॉन वेजिटेरियंस है उसको ये खाते हैं, फॉक्स खा जाते हैं इसे। लायन है, टाइगर है, इस प्रकार से है। तो देखते हैं फूड चेन ऐसे चलता है, प्लांट, ग्रास, गोट, फॉक्स, लायन, टाइगर। तो ये होता है आपका इनर्जी। तो इसमें क्या जाता है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। तो देखते हैं छोटा पेड़ होता है और बड़ा पेड़ भी होता है। बड़ा पेड़ है, यहां पर देखते हैं नीचा में छोटा छोटा भी पौधा है। तो इसका वेट ज्यादा होता है, यानी इसमें प्रोटोप्लाज्म ज्यादा है। जो छोटे छोटे ग्रास है उसमें प्रोटोप्लाज्म अपेक्षाकृत कम है। तो देखते हैं जीव के आकार के आधार पर आप निर्धारित कर सकते हो उसमें कितना जीव द्रव है। तो हम लोग उसे तौल के भी, मेजरमेंट करके भी जान जाते हैं। तो चलिए अब टाइम को बचाते हुए आगे चलते हैं। आपको याद करना है प्लांट्स, ग्रास, जो भी है हरे पेड़ पौधे, उसमें कौन सा प्रोसेस होता है फूड मेकिंग के लिए, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा फूड का निर्माण होता है पौधों में, तो याद रहेगा। अब चलते हैं, यह फोटोसिंथेसिस को केमिकल रिएक्शन के रूप में, केमिकल इक्वेशन के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। केमिकल इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है कैसे। तो देखते हैं फोटोसिंथेसिस पौधे में होता है, उसका केमिकल इक्वेशन किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो प्लांट्स को आवश्यकता होती है CO2 की और जल की, जो कि CO2 वायुमंडल से मिल जाता है। वायुमंडल से CO2 मिल जाता है, और H2O जो होता है वह मिट्टी से मिल जाता है, सॉइल। यानी कि पौधे सॉइल से, यानी कि मिट्टी से जल को प्राप्त करते हैं। जस्ट यहां देखते हैं H2O और CO2 वायुमंडल से। इस प्रकार से इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इसके पत्ते में। तो रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस और बन जाता है ग्लूकोज। और इसके फलस्वरूप जो है O2 गैस रिप्रोड्यूस होता है। O2 गैस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस जो रिप्रोड्यूस होता है वह सारे एनिमल्स जो है रेस्पिरेशन में इसका यूज करते हैं। इस प्रकार से सारे एनिमल्स जो है O2 गैस रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन लिखे। तो इक्वेशन दोस्तों लिख दोगे। अब हम चलते हैं, अब तो O2 मिल गया, और अब जंतुओं में, ये तो प्लांट में ऐसे हुआ, अब एनिमल्स में किस प्रकार से होता है। सेल इज ए फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। यहां लिख सकते हैं सेल
तो यहाँ समझ लेते हैं व्हाट इज सेल। तो आंसर में आपका आ गया द सेल आर फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। कोशिका जीव का क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होता है, यानी कि कोशिका जीव का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। तो फ्रेंड्स आप जान गए सेल्स क्या होता है। अब देखते हैं नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर जीव दो प्रकार का होता है। ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं? यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर बोलते हैं एक कोशिकीय, और मल्टीसेलुलर बोलते हैं बहुकोशिकीय। इस प्रकार से देख लेते हैं। एक कोशिकीय जीव जिसका बॉडी का निर्माण में सिर्फ वन सेल का यूज हुआ है, एक कोशिका का यूज हुआ है, तो यूनिसेलुलर कहलाएगा, एक कोशिकीय कहलाएगा। जैसे कि अमीबा पैरामीशियम आपने पढ़ा है। और दूसरी है मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय, जो जीव का बॉडी में बहुत सारे कोशिकाएं का यूज हुआ है बॉडी बिल्डिंग में। तो यानी कि जिस जीव का निर्माण बहुत सारे कोशिकाओं से हुआ है तो उसे बोलते हैं मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय जीव। जैसे कि हम लोग हो गए, जो भी बड़ा ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहा है, जो जीव दिखाई देने वाला है, समझ जाओ मल्टी सेलुलर है, क्योंकि एक कोशिका बहुत ही सूक्ष्म आकार के होते हैं। तो यहाँ तक आज के वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा चीज लेकर आएंगे, डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो अगला क्वेश्चन आपको रह गया नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं, यदि आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं स्मार्ट यूट्यूब स्टडी से और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए कोई प्रॉब्लम है तो। नहीं भी प्रॉब्लम है, अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए और दोस्तों को इनवाइट कीजिए यह वीडियो को, और उसे भी बताइए कि सीपी सर है जो बायोलॉजी बताते हैं ऑनलाइन यूट्यूब स्मार्ट यूट्यूब चैनल पर। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।